आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग अधिकार से शुरू करने जा रहे हैं। जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार जो भारतीय संविधान के मुख्य प्रावधान हैं उसमें अधिकार शामिल हैं। और अधिकारों को पढ़ते हुए अक्सर एक गलती करते हैं छात्र कि वह सीधा मूल अधिकारों से शुरू कर देते हैं। हालांकि यदि हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र और उसमें प्रश्नों के बदलते हुए स्वरूप पर गौर करें तो हमें पता लगता है कि अधिकारों के भाग से यूपीएससी संकल्पनात्मक या थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि सैद्धांतिक भी सवाल आपसे पूछ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की कक्षा को बनाने में भी कई सारे एनसीईआरटी का प्रयोग किया गया है। जैसे मुख्य तौर पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक तरफ हमने ओल्ड एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा हमारा भारत आज की समस्याएं एवं चुनौतियों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 7वीं कक्षा की ओल्ड एनसीईआरटी हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, हम किस तरह अपने आप को गवर्न करते हैं, उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार 10वीं कक्षा की ओल्ड एनसीईआरटी भारत संविधान और सरकार, जानकारी यहाँ पे भी मिलती है। कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी भारतीय संविधान और प्रशासन, इसमें भी एक पूरा चैप्टर है जो अधिकारों से संबंधित है। किंतु यदि आपको चुनना हो कि ज्यादा जानकारियां कहाँ मिलती हैं, मतलब अधिकार के बारे में काफी अच्छी और रोचक जानकारियां, तो अगर आप थोड़ा सरल स्तर की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो न्यू एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति 1 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 5वां अध्याय लोकतांत्रिक अधिकारों पर यह अध्याय है। बड़ा ही कमाल का अध्याय है, इसमें आपको काफी अच्छी जानकारियां मिल जाती हैं। इससे एक लेवल ऊपर अगर आप आना चाहेंगे तो 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें भी एक पूरा चैप्टर है जो अधिकारों के बारे में है, बहुत अच्छी जानकारी आपको देगा। जहां तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक की बात है, इसमें आपको अधिकारों की संकल्पनात्मक या वैचारिक समझदारी कम मिलती है, किंतु जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी इसमें काफी अच्छे से दी गई है। अगर इन सब में मुझे आपको बताना हो कि सबसे ज्यादा जटिल किस्म की जानकारियां यदि कहीं मौजूद हैं तो वो 12वीं कक्षा की ओल्ड एनसीईआरटी है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत। इसमें एक चैप्टर है अधिकार और कर्तव्यों का एक साथ संबंध बनाकर, बड़ा ही कमाल का चैप्टर है। यदि आप उसे समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके अधिकारों की संकल्पनात्मक समझ सबसे बेहतर हो जाती है। हालांकि मैं पहले ही आपको सचेत कर देता हूं कि यदि आप सीधा इस पुस्तक से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा न कर पाए या आपको समझने में चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हालांकि जो हमारी कक्षाएं अब होंगी, लगभग 3 से 4 कक्षाएं जो अधिकारों पर ही होंगी और उसमें मूल अधिकार शामिल है, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। अगर उन कक्षाओं को देखने के बाद जो मैं आपको रियल क्लास नोट्स देता हूं उसे प्राप्त करने के बाद जब आप इन्हें उठाएंगे, हालांकि जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने लिए उठाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। जहां तक प्रश्न है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं बहुत काम के, तो देखिए कक्षा 12वीं की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 7 ओल्ड एनसीईआरटी का अधिकार तथा कर्तव्य, आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा वो चैप्टर और ये सबसे जटिल चैप्टर है। याद रखिएगा, बड़ा कठिन किस्म का चैप्टर है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। दूसरा, कक्षा 11वीं राजनीतिक सिद्धांत न्यू एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5, आप देख पा रहे होंगे ये है अधिकार। इसमें आपको जानकारियां काफी अच्छी मिलती हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान भी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इस क्लास के बाद आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। कक्षा 9वीं और 10वीं ओल्ड एनसीईआरटी भारत संविधान और सरकार अध्याय 1 समाज तथा नागरिक। देखिए जहां तक इस चैप्टर का बात है, इसमें सीधा अधिकारों पर आपको जानकारी नहीं मिलती। हालांकि समाज और नागरिक और इनके बीच की जो परस्पर निर्भरता है, एक व्यक्ति की समाज में जो परस्पर निर्भरता है, वहां से अधिकार कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानकारी यहां मिलती है। जहां तक प्रश्न है कक्षा 8वीं हमारा भारत आज की समस्याएं और चुनौतियां, इसमें अध्याय 2 है लोकतंत्र और नागरिक। इसमें लोकतंत्र में नागरिकों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है। याद रखिएगा, यही जानकारियां और बेहतर रूप में हमें न्यू एनसीईआरटी के 9th क्लास की जो किताब थी उसके लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर में और अच्छे से मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान और प्रशासन में एक पूरा का पूरा इस किताब में अध्याय 4 है जो मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये जानकारी इसमें काफी अच्छी है।
कक्षा 7वीं की किताब है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, अध्याय नंबर 4 मौलिक अधिकार, ये भी अच्छा चैप्टर्स हैं। हालांकि इसमें बहुत डिटेल्ड कोई वर्णन नहीं किया गया है, छोटा सा चैप्टर है, 7वीं कक्षा की किताब से और क्या ही उम्मीद की जाए, छोटे बच्चों के लिए उस किताब को लिखा गया है। लेकिन एक शुरुआती समझ जो होती है ना, जो पहली बार जानना चाह रहा है, उसके लिए किताब अच्छी है, चैप्टर अच्छा है। कक्षा 9वीं जो मैंने अभी आपको बताया और कक्षा 11वीं, देखिए अध्याय नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2 का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी ये संविधान में जो अधिकार हैं उससे ज्यादा सरोकार रखता है। तो कुछ इस तरीके से हमें एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर्स में जानकारियां मिलती हैं। अब जहां तक प्रश्न उठता है कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए कायदे से अधिकार का जो एक सैद्धांतिक समझ मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं और आपको समझाना चाह रहा हूं, उसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। आज मेरा प्रयास है कि कम से कम हम लोग इतना करके जाएं, अगर समय बचा, शेष बचा, तो हम लोग चाहेंगे कि हम ये भी कर लें। हालांकि ज्यादा हमारा जोर रहेगा इस भाग पर कि हम पहले ये अच्छे से समझ के चले जाएं। आज की कक्षा में आपको समझने पर ज्यादा जोर देना है, इसलिए हालांकि हमारी सभी कक्षाओं में समझने पर जोर होता है, आज और ज्यादा जोर देना है क्योंकि मैं आपको एक चुनौती बता दे रहा हूं। जब कभी भी कोई यूपीएससी का एस्पायरेंट या कोई एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है और उसे जब अधिकार समझना होता है तो अक्सर उसके मन में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि अधिकार दरअसल सैद्धांतिक रूप से बड़ा ही दबाव वाला एक पूरा का पूरा विचार है, लोडेड है, इतना ज्यादा इसमें सिद्धांत है, इतनी सारी जानकारियां हैं कि शुरुआती स्तर पर कई बार इन्हें समझना कठिन होता है। हालांकि आप मेरे साथ जिस तरह से इसकी तैयारी करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार जब आप ये 3 से 4 कक्षाएं देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी ना भी पढ़े तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, ये न्यू एनसीईआरटी में हमें बताया गया है अधिकारों के बिना जीवन या अधिकारों के बगैर जीवन किस प्रकार का होगा। इससे संबंध में हमें 3 उदाहरण मिलते हैं। उन तीनों उदाहरणों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम जान पाएं कि बिना अधिकारों के जीवन कैसा होता है। याद रखिएगा, अगर आप देखें इस हेडिंग को तो ये अपने आप में एक एस्से के सवाल की तरह भी है, यानी अगर आप एस्से लिखना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे आप एस्से लिख सकते हैं। इसके अलावा अधिकार हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व को कैसे परिभाषित करते हैं, आसपास क्या वाकई हम जो जीवन जीते हैं, जैसे आप जो ये क्लास देख रहे हैं, मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं, मैंने अभी तैयारी की है बहुत दिनों से अपनी पढ़ाई में, अपना शोध करता रहा हूं, उसमें दौरान जो मेरा अनुभव रहा, आप भी कई प्रकार के काम कर रहे होंगे। हो सकता है आप विद्यार्थी हो सकता है आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो सकता है आप पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो या कहीं पे पढ़ ही रहे हो, बड़े स्तर पे पढ़ाई कर रहे हो, क्या पता आप लोग पीएचडी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिकार किसी भी रूप से हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं? ये एक सवाल है, बड़ा ही वैचारिक सवाल है, ये भी एनसीईआरटी हमें बताती है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि अधिकारों की प्रारंभिक समझ क्या होती है। शुरुआती स्तर पर यह भी हमें समझना हो कि अधिकार क्या होते हैं, तो उसका उत्तर हमें यहां मिलता है, एनसीईआरटी में मौजूद है। फिर एनसीईआरटी के अलग अलग स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आखिर अधिकार होते क्या हैं। जाहिर सी बात है स्लाइड्स में मिलेगा ही, लेकिन जो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि मैं आपको एनसीईआरटी के शब्द भी दिखाऊं कि देखिए एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उससे भी हम गुजरेंगे। अधिकार फिर यहां से हम निकालेंगे कि कैसे इसकी आरंभिक समझ बनाई जाए, और एक विशेष जोर हम लोग देंगे दावे के रूप में अधिकार, एक प्रकार का दावा करना कि ये मेरे अधिकार हैं, है ना, एक प्रकार की मांग करना, दावे के रूप में हम अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब आप दावे के रूप में समझते हैं तो 3 आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, यहां से आपका प्री का बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है कि वो 3 प्रमुख आवश्यक शर्तें क्या हैं जिनके बिना कोई भी दावा अधिकार में नहीं बदल सकता। यानी जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी आप उसे व्यवस्थित रूप में या वास्तविकता के आधार पर अधिकार नहीं मान सकते। तो वो 3 चीजें क्या हैं, 3 ऐसी कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या राज्य और अधिकार का संबंध लेवाइथन और लोगों के संबंध जैसा है। ये एक दार्शनिक प्रश्न है और इसके बारे में है, और याद रखिएगा बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती क्योंकि ये थोड़ा जटिल विषय होता है। यहां पे यूपीएससी ने लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है तो हम इससे गुजरेंगे। समय शेष बचा तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो समाज द्वारा मान्यता अधिकार को दी जाती है
और जो मान्यता राज्य द्वारा अधिकार को दी जाती है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है, और क्या कभी ऐसा होता है कि कोई मान्यता समाज देना चाह रहा हो पर राज्य उसे ना दे रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है। समय बचा तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आज ही। अधिकारों की नींव के रूप में जो पारस्परिक मान्यता का प्रश्न है उसे समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी लेवल में सारी जानकारियां हैं, और राज्य अधिकार तथा व्यक्तिगत विकास क्या होता है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अधिकारों के कई प्रकार हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अधिकारों के प्रकार हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच में एक बड़ा ही रोचक संबंध है, और फिर अधिकारों में ही एक नई श्रृंखला जुड़ती है जिसे हम बोलते हैं मानवाधिकार, और फिर इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है जिसे हम कहते हैं हमारे संविधान में मौजूद मूल अधिकार। तो इस बात को याद रखिएगा कि अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और अलग अलग दृष्टिकोण से अधिकार को समझने का प्रयास किया गया है। तो हम इन सारे विषयों से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये सभी विषय शामिल है। आप सब लोग अचंभित महसूस कर रहे होंगे कि एनसीईआरटी में इतना कुछ है। सत्य यही है कि जहां कहीं भी अगर आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको साफ बता देता हूं ये झूठ बातें कही जा रही हैं। ये और इससे कई ज्यादा जानकारियां आपको एनसीईआरटी में मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा होता। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 3 स्क्रीनशॉट्स हैं। इसे हमने 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1। ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम? लोकतांत्रिक राजनीति, और उसके आगे लिखा हुआ है 1। ठीक है, राजनीति 1 लिखा हुआ है इसके आगे। ठीक है, तो ये जो लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक है हमारी, इस पुस्तक में बड़े अच्छे से जानकारी दी है एनसीईआरटी ने कि अगर अधिकार नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता। जब हम इससे गुजर लेंगे तब आप शायद एक बेहतर समझ बना पाएंगे कि अधिकार आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं और एनसीईआरटी से ही समझते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण हमें दिख रहा है, एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है टोनी ब्लेयर, है ना। यदि आप से कुछ लोगों को टोनी ब्लेयर का नाम नहीं पता या आपने अगर उनके बारे में नहीं सुना है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, टोनी ब्लेयर दरअसल भूतपूर्व इंग्लैंड के या यूके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी को अनस जामिल अल बन्ना, एक 9 वर्ष के बालक ने, कितनी छोटी उम्र है, इस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, एक 9 वर्ष के बालक ने इस चिट्ठी को लिखा है। ये 7/12/2005 की चिट्ठी है, और टोनी ब्लेयर को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो जरा इस चिट्ठी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इन्होंने लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। एक बच्चा है वो पूछ रहा है टोनी ब्लेयर से कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, यानी इसी पत्रों की श्रृंखला में दूसरा पत्र है। इससे पहले भी इस बालक ने इस प्रश्न पत्र को लिखा है। आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। यानी टोनी ब्लेयर को चिट्ठी लिखी, नहीं आया। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। जो टोनी ब्लेयर किसी देश के, किसी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये काम थोड़ी है कि वो हर किसी की चिट्ठी का जवाब देते रहे, फिर चाहे वो 9 साल का बालक ही क्यों ना हो। लेकिन मामले की गंभीरता आगे हमें समझ में आती है। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? अब ये छोटा सा बच्चा जो 9 साल का है, ये एक प्रश्न का जवाब मांग रहा है। मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? आप में से कई सारे लोगों के मन में विचार हो सकता है कि अरे कोई अपराध किए होंगे, अपराध किए हैं इसलिए जेल में बंद हैं। फिर ये कहते हैं कि वे दूर दराज के ग्वांतानामो बे में क्यों रखे गए हैं। अब अगर आप में कभी इसका नाम नहीं सुना है, ग्वांतानामो बे दरअसल एक ऐसी जगह है जो अमेरिका के नियंत्रण में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जब दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, और उस क्राइसिस के बाद जब आप लोगों ने इसके बारे में शायद सुना हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ओसामा बिन लादेन, जब न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया और ओसामा बिन लादेन और अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो इसके विरोध में अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया था। वो युद्ध आज तक समाप्त नहीं हुआ है। उसे हम कहते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध एक वैश्विक युद्ध। और उस युद्ध को छेड़ने के बाद, या जब 9/11 की आपदा घट गई, उसके बाद क्या किया गया
कि लगातार बहुत सारे लोगों को कैद किया गया, उन्हें जबरन कब्जा में लाया गया, उनकी किडनैपिंग हुई, अपहरण हुआ और उन्हें ग्वांतानामो बे में जेल में रखा गया, जहां उनको बहुत सारी यातनाओं और अत्याचार का सामना करना पड़ा। विश्व में चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी संगठन हो जो मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अपनी नजर या निगाह रखते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्वांतानामो बे जेल में उन कैदियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा अमानवीय था, वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार था। तो ये बालक वही पूछ रहा है कि मेरे पिताजी दूर दराज के ग्वांतानामो बे में क्यों रखे गए हैं, मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है, मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मैंने, मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है इस बार आप पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, जब एक हंसने खेलने की उम्र है, इस उम्र में अचानक से हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति गायब हो जाता है ना। आप ऐसे समझिए कि जब कभी भी आप इसको समझ करेंगे, हमेशा प्रश्न ऐसे पूछेगा क्या है। उसके बाद बंधक कहां रखा गया है, तो उसे कैद कर लिया गया है। यह कैद होना कोई साधारण बात नहीं है। एक देश जिसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, इस देश ने दूसरे देश के एक व्यक्ति को कैद कर लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान या चीन भारत के किसी व्यक्ति को, नागरिक को कैद कर लें और यहां से कोई 9 साल का बच्चा उनके बारे में जानकारी चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग या पाकिस्तान के जो कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे उनसे जानने का प्रयास करे, या उनके अगर वहां सैन्य शासन लग जाता है तो मिलिट्री के जनरल से जानने का प्रयास करे। ग्वांतानामो बे के बारे में थोड़ी जानकारियां हमें यहां मिल जाती हैं। देखिए कि एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा संगठन है, इसका काफी नाम है, ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की। यानी उन्होंने इसके बारे में सूचना इकट्ठी की थी और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट भोजन को पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। यानी आपको निर्दोष करार दे दिया गया है, इसके बाद भी आप जेल में कैद हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। यानी हम यहां पर केवल एक संगठन की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में यह जानकारी मिल रही है कि अगर आपके अधिकार ना हो, यदि आपके देश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों को इज्जत या वरीयता नहीं दी जाती है, तो बड़ी संभावना होती है कि आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अधिकारों का ना होना जीवन के लिए संकट है। एक पॉइंट यही हमें नजर आ रहा है कि यदि अधिकार ना हो तो वैसा जीवन बड़ा ही संकटग्रस्त जीवन होगा, जीवन को हमेशा संकटों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास उदाहरण है, कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1991 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। अल्बानियाई परिवार है, अल्बानिया के लोग हैं, उनका एक मूल है, उनके साथ एक घटना हुई। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा, ये एक महिला है, अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि एक सेना किसी शहर में घुसी है और शहर में घुसने के बाद विस्फोटों की श्रृंखला शुरू हो गई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा कि बच्चे कहां हैं। यानी वो खोज रहे हैं बच्चों को। बतीशा याद करती हैं, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। जरा सोचिए, एक व्यक्ति है, एक महिला है, अपनी पति के साथ बैठी हुई हैं,
अच्छा समय बिता रहे हैं दोनों, और अचानक से उनके पति को मार दिया जाता है। उनके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और इसे भाग जाने को कहा। यानी एक निशानी जो उनकी शादी की अंगूठी थी उसको उतार लिया गया और इन्हें भाग जाने के लिए कहा। और फिर बतीशा कहते हैं कि मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। मतलब जो घर अभी तक बचा हुआ था अचानक उसमें आग लगा दी गई। साथ में वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी, उनके पास न मकान था, ठीक है ध्यान रखिएगा, न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। मतलब कि जरा सोचिए कितना कुछ है। अभी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपके पास आपका घर है, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आपके पास कुछ चीजें हैं, आपके पास एक अच्छी मीठी खट्टी यादें हैं, और अचानक से 5 मिनट बाद आपके पति को मार दिया जाता है, आपको घर से बेघर कर दिया जाता है, आपकी संपत्ति को जला दिया जाता है और आपके पास आपके शरीर और नाम मात्र के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। और इस उम्र में जो बुजुर्ग हालात है जिसमें कायदे से आपको आराम करना चाहिए, आप अचानक से बरसात में खुद को खड़ा हुआ पाते हैं। यानी आपके अधिकार न हो तो आपका जीवन हमेशा संकट में रहता है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी हमें एक और उदाहरण देती है, ये सऊदी अरब का उदाहरण है। देखिए अभी तक जो हमने 2 उदाहरण देखे, एक उदाहरण था जहां पे एक दूसरे देश ने एक दूसरे देश के नागरिक को अचानक से गिरफ्तार कर लिया, अपहरण कर लिया और उसे कैद रखा है। दूसरा उदाहरण है जहां पर एक फौज अचानक से आ जाती है और किसी देश के नागरिकों को सताना शुरू कर देती है। लेकिन हमारे पास एक और उदाहरण है जहां पे हम एक देश के भीतर ही बात कर रहे हैं, ना यहां तो कोई बाहरी फौज आई है, ना यहां पर किसी बाहरी फौज ने या बाहरी नेताओं ने आकर या बाहरी किसी खुफिया एजेंसी के लोगों ने आकर किसी को किडनैप या अपहरण किया है। देखिए ये उदाहरण है सऊदी अरब का। आप सब जानते हैं सऊदी अरब के बारे में, भारत और सऊदी अरब के संबंध निरंतर बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। हालांकि जब कभी भी सऊदी अरब को समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। यानी कि जो उल्लंघन हो रहा है ग्वांतानामो बे में, जिसे हम जीवन, कानून के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, है ना, कानून के समक्ष समता, समानता का अधिकार, न्याय, साथ ही साथ अभिव्यक्ति, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि इन कई सारे अधिकारों को मात्र एक उदाहरण की तरह यहां पे मैं लिखूं और आपको कि जो ग्वांतानामो बता रहा है कि कैसे एक दूसरे देश की सरकार किसी अन्य देश के नागरिकों के कम से कम इन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिर हमें एनसीईआरटी कहती है कि आइए अब हम सऊदी अरब का उदाहरण देखें, जहां की सरकार ही अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है पता लग जाता है। जैसे कि सबसे पहला, देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर शासन में जन भागीदारी नहीं है। यानी अभी जो भारत में चल रहा है, भारत में अभी 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सब लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग दे रहे हैं और इस वोटिंग के दौरान ये दिख रहा है कि कैसे जनता शासन में अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित कर रही है। हालांकि यदि आप सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में साफ नजर आ रहा है कि वहां पर एक प्रकार का वंश का शासन चलता है, एक प्रकार की राजशाही है जहां पे वंशानुगत आधारों पर राज्याध्यक्ष को चुन लिया जाता है। यानी जनता की भागीदारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सऊदी अरब में राजनीतिक अधिकार नहीं है। यहां पर सरकार ही अपने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को, जिसमें मतदान का अधिकार, सरकार में भागीदारी का अधिकार आता है, इन अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं, शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं,
जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। मतलब कि सरकार के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, इन अंगों में कौन बैठेगा, वो कैसे निर्णय लेंगे, जो निर्णय लिए वो अगर पसंद नहीं आए तो उन्हें पलट दिया जाएगा, इन सब का फैसला कौन करते हैं, तो शाह ही करते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक मुद्दे पर बात की थी। उस मुद्दे को हमने कहा था शक्ति का पृथक्करण या शक्ति को बांट देना। और शक्ति का पृथक्करण के बारे में पढ़ते हुए यही बात मैंने आपको समझाना चाहा था कि जब कभी भी आप शक्ति के पृथक्करण के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले जानकारी हमें यह मिलती है कि अगर पूरी की पूरी राज्य की सत्ता किसी एक पद पर केंद्रित हो जाए तो इसका मतलब होता है अत्याचार का बढ़ना। इसका मतलब होता है ऐसे समाज में निरंकुशता का बढ़ना, या फिर आप सब इसको जानते हैं, इसे हम कहते हैं सत्ता का अहितकारी, ठीक है, यानी इसमें हित नहीं होता, अहितकारी सकेंद्रीकरण। और मोंटेस्क्यू का नाम अगर आपको याद हो तो मोंटेस्क्यू बताते हैं कि सत्ता का अहितकारी सकेंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकारों का हनन करता है, इसका हनन कर डालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शाह ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं जिसे हम कहते हैं निरंकुश शासन की व्यवस्था, और ऐसे निरंकुश शासन की व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह सत्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, मतलब वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते। जैसे आप भारत देखिए, भारत में कितनी सारी पार्टियां हैं। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारत में भारतीय जनता पार्टी है, भारत में आम आदमी पार्टी है, भारत में बीजू जनता दल है, भारत में नेशनल कांग्रेस पार्टी है, भारत में जनता दल यूनाइटेड है, भारत में आरजेडी है, भारत में बसपा है ना। अगर आप देखें तो इतनी सारी पार्टियां हैं भारत में, डीएमके है, एआईएडीएमके है कि नहीं, कई सारी पार्टियां हैं, शिवसेना है, अलग अलग पार्टियां हैं। और जब आप देखते हैं लोक जनशक्ति पार्टी है, लेकिन अगर आप सऊदी अरब से उदाहरण देखें तो सऊदी अरब में जनता के पास राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे आप जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सऊदी अरब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह भी अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कोई धार्मिक आजादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहां के नागरिक हो सकते हैं। और यहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग अपने घर में, जहां वो रह रहे हैं, घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके पास सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है, यानी वो भारत में जिस प्रकार से है कि हर कोई अपने धर्म का पालन कर सकता है, धर्म का आचरण भी कर सकता है, उसका प्रसार भी कर सकता है। सऊदी अरब का उदाहरण हमें बता रहा है कि यह अधिकार भी आपके पास नहीं है। देखिए, आमतौर पे कई बार लोग कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, परंतु ध्यान रखिएगा, धर्म और विज्ञान, इसके बीच की बहस से हम थोड़ा दूर चले जाते हैं। माना कि विज्ञान ने धर्म के कई सारे मामलों पे बहुत ज्यादा शंका जताई है और प्रश्न चिन्ह कर दिया है, लेकिन धर्म आपके विश्वास के साथ साथ आपके पहचान का भी प्रश्न है। यानी जब आप किसी धर्म से सरोकार रखते हैं तो आप ये बात कहना चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से अपने धर्म को मानता हूं। साथ ही साथ इसमें अंतर भी है, लेकिन आपके लेवल के लिए मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी लेवल से धर्म संस्कृति को भी लेकर चलता है। जैसे अगर आप भारत में ही देखें या किसी भी देश में देखें, धर्म और त्योहार एक साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए आपके पास सार्वजनिक जगहों पे ये आजादी ही नहीं है, तो आखिर किस प्रकार का आपका वजूद होगा, आपका अस्तित्व किस प्रकार का होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ये बहुत बड़ा अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इतना ही नहीं, औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्द को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए ऐसा कोई मामला आता है कि जहां पे महिलाएं जो हैं वो कुछ बात कह रही हैं, तो यदि कोई 2 महिलाएं बात कहेंगी तो उसे एक पुरुष द्वारा कहे गए बात के बराबर
माना जाएगा। इतना ही नहीं, ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, ये और जगह भी लागू होती हैं, दुनिया के और देशों में भी ये हालात हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि जब अधिकार नहीं होते हैं, अधिकारों के बिना जीवन बड़ा ही पीड़ादायक, कष्टप्रद और जाहिर सी बात है मनुष्य के जीवन जीने योग्य नहीं होता। आप हमेशा किसी ना किसी के दास बनने की संभावना बढ़ी रहती है कि आपका जीवन कैसा होगा, एक दास की तरह हो सकता है। आप हमेशा किसी ना किसी सत्ता के अधीन ही अपना जीवन जीते हैं। अधीनता की स्थिति होती है और हीनता की भी स्थिति होती है। इसी बात को एनसीईआरटी समझाती है और फिर एनसीईआरटी कहती है कि देखिए, जब आप ये मुद्दा समझ गए, मेरे ख्याल से आप सब समझ चुके होंगे, अब प्रश्न उठता है कि आखिर अधिकार होते क्या हैं, है ना। इनके बारे में एक रोजमर्रा के स्तर से समझने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं और इसे कई प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोकतांत्रिक देशों की बात करें, मसलन भारत, उदाहरण के लिए भारत में यदि आप गौर करें तो आपके पास कई सारे अधिकार हैं, है ना। जैसे लोकतांत्रिक देशों में खास तौर पर नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार होता है। आप मताधिकार जिसको जानते हैं, है ना। पहला हमें दिख रहा है कि नागरिकों के पास मताधिकार का अधिकार होता है, मतदान करने का मताधिकार। सब जानते हैं कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक भारत का नागरिक, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी लिंग बोध से हो, चाहे वो दिव्यांग जन हो या आम जन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे मताधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह राजनीतिक दल बनाने का अधिकार सभी को है, 2-2 लोग मिलकर दल बना देते हैं। और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। आप सब देख रहे होंगे, अभी बनारस में अंतिम चरण में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री मोदी वहां से दावेदारी कर रहे हैं और उनके सामने बहुत सारे लोगों ने पर्चा भरा था। वो आगे क्या हुआ, पीछे क्या होता है, वो बात की बात है। मुख्य बात यह है कि भारत इतना लोकतांत्रिक है कि सीधे जाकर आप चुनाव लड़ने का पर्चा भर सकते हैं। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी हमें एक और बात सिखाती है कि आमतौर पर स्वीकृत राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के अलावा आज के समय में कई सारे नए अधिकारों की मांग स्पष्ट हो गई है। जैसे राजनीतिक अधिकार हमारे ये हो गए, इसी से जोड़ दीजिए, अगर मैं इसमें कहूं तो प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक, जिसे कभी कभी भाषण भी कहा जाता है, भाषण की स्वतंत्रता, चाहे आप के माध्यम से अभिव्यक्त कर, चाहे आप किसी चलचित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहें, चाहे आप कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहें, चाहे आप किसी खास प्रकार का एक नुक्कड़ नाटक जिसे हम बोलते हैं नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहें। अभिव्यक्ति के कई तरीके हो सकते हैं। इन सभी मामलों को हम लोग कहते हैं कि ये नागरिक अधिकार की तरह नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी हमें बता रही है जिन्हें हम आमतौर पर स्वीकृत राजनीतिक और नागरिक अधिकार मानते हैं, उसके अलावा आज के समय पर नए नए प्रकार के अधिकार आ चुके हैं। जैसे कि सूचना का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, सुरक्षित पेयजल के अधिकार जैसी नई मांगे बढ़ रही हैं। मतलब क्या हुआ है कि समय के साथ अगर हम लोकतांत्रिक देशों की बात करें, मुख्य तौर पर यहां उदाहरण जो एनसीईआरटी ने दिया है वो लोकतांत्रिक देशों का दिया है, और चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देशों में हमें दिखता है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर आज के समय पर आम सहमति बनी हुई है, और कुछ ऐसे जिन्होंने नए मांग के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण हमें बड़ा अच्छा नजर आता है जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, है ना। पहला उदाहरण क्या है, सूचना का अधिकार। और यदि आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जानना चाहें तो सूचना का अधिकार हमारे और अभिव्यक्ति के अधिकार के दायरे में आता है। यह दरअसल एक ऐसा अधिकार है जिससे पूरी की पूरी शासन प्रणाली
जनता के प्रति जवाबदेह बनती है, जनता के लिए जवाबदेह, या जिसको हम कई बार कहते हैं एक पारदर्शिता विकसित होती है, पारदर्शी प्रणाली बनती है। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ हम लोगों ने स्वच्छ हवा को भी एक अधिकार के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया है। स्वच्छ हवा, आप सब लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा, AQI, ठीक है, इसे कई बार कहा जाता है उदाहरण से समझें तो दिल्ली में बहुत बड़ा एक आपको दिखेगा कि अलग अलग जगहों पर दिल्ली में क्या है, कूड़े का पहाड़ है, और उस कूड़े के पहाड़ पे ऐसा लगता है कि मान लो सड़क बनी हुई हो। अब देखिए वो सड़क नहीं है, वो दरअसल कूड़े के पहाड़ को ही दबा दबा के उस पर गाड़ियां चल चल के इतना कूड़ा दिल्ली में जमा हो गया है। सोचिए कितना कूड़ा जमा होता होगा कि हमने क्या बना दिया है, पूरा का पूरा एक कूड़े का पहाड़ बना दिया है। जब कभी भी आप इस कूड़े के पहाड़ पे देखेंगे तो आपको 3-4 चीजें नजर आएंगी। एक तो इसके ऊपर खूब सारे वो जो चील जैसे पंछी होते हैं वो मंडरा रहे होते हैं। दूसरा, ये इतना विशाल है कि जो बड़े बड़े ट्रक हैं, जिन्हें हम आमतौर पे बहुत बड़ा ट्रक मानते हैं, वो इसके ऊपर बहुत ही छोटे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम छोटा सा ट्रक जो है वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कतें क्या है? नंबर 1, यहाँ पे ऐसी खतरनाक गैसें बनती हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक गैस बनती है कि आपका वहां जीना लगभग मुश्किल है। जिसे मान लीजिए तो आपके इसी में हमें दिखता है कि मीथेन है, मीथेन के साथ साथ जो एक बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आदमी के जीने के लिए बहुत खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चल रही थी कि जो गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है उसमें आग लग गई थी और वो आग बुझी नहीं थी। इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं, मतलब अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो हो सकता है एरियल डिस्टेंस लगभग 10-15 किलोमीटर का हो, वहां तक आपको ये बदबू आएगी। यानी उसके आसपास का जो एरिया है, आसपास का क्षेत्र है, वहां की हवा स्वच्छ नहीं है। इतना ही नहीं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार क्या होता है, जल की धाराएं निकल रही होती हैं। जल की धाराओं में भी आप देखेंगे तो जल में भी हमें नजर आता है कि प्रदूषण कर दिया गया है। और जो आसपास छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, मतलब ऐसे सेटलमेंट्स जहां पे छोटे छोटे घर बना के लोग रहते हैं, क्योंकि उनके पास दिल्ली शहर में और कहीं रहने की जरूरत जगह नहीं, या और कहीं वो रह नहीं सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, इन घरों में पाया गया है कि जानलेवा बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। जैसे यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो एक बड़ी ही जानलेवा बीमारी है कैंसर। इन क्षेत्रों में लोगों में कैंसर बढ़ गया है। इसी के अलावा कैंसर के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो विकास है, उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, वो विकास ठीक से नहीं हो रहा। उन बच्चों में बहुत सारे खास पोषणों की कमी है। यानी हमें क्या समझ में आता है कि ये कूड़े के पहाड़ की वजह से पूरी की पूरी हवा जो है हमारी दूषित हो रखी है। तो स्वच्छ हवा का अधिकार एक नया मांग बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, अगर मैं इसमें आपको एक और बात बताना चाहूं तो आप सब लोगों ने शायद ये देखा ही होगा कि में एक समय के साथ साथ औद्योगिकरण बढ़ा है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। भारत ने डिसाइड किया कि हमें विकास चलना है और विकास के पथ पे चलते हुए हम लोगों ने औद्योगिकरण को अपनाया। जैसे ही हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि उसी औद्योगिकरण की वजह से पूरा का पूरा हवा का प्रदूषण तो हो ही रहा है। मान लीजिए ये औद्योगिकरण है, लेकिन इसी उद्योग की वजह से हमें नजर आता है कि जो बगल से नदियां बह रही थी, ऐसी नदियां जो कभी किसी पूरे क्षेत्र को बनाती होंगी और उसको खेती में पानी देती होंगी, इस नदियों का जो जल है या फिर भूमि के नीचे से पीने योग्य पानी जो था, स्वच्छ जल, वो पानी भी अब दूषित हो गया है। यानी उस पीने योग्य पानी में भी अब प्रदूषण आ चुका है, वो दूषित
हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पानी साफ हो, स्वच्छ जल हमें प्राप्त हो। इन सभी मुद्दों को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि लोकतंत्र में नए प्रकार की मांगों ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी हमें एक और चीज समझाती है कि जब आप अधिकारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इनके विकास पर गौर कीजिए। विकास पर कैसे गौर करना है कि आज के समय पर ये अधिकार केवल हम सार्वजनिक जीवन तक सरोकार नहीं रख रहे हैं, सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे निजी जीवन जो है या हमारे व्यक्तिगत जो संबंध हैं उनके बारे में भी हम अधिकारों की बात करने लगे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि अधिकारों को दो तरह से देखिए। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से सरोकार रखने वाले अधिकार। कुछ अधिकार ये होते हैं। कुछ अधिकार होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से सरोकार रखते हैं, जिनमें निजता का पहलू होता है, और अधिकारों की ये दोनों श्रृंखलाएं एक साथ विकसित होने लगी हैं। जैसे यदि आप इसको उदाहरण से समझना चाहेंगे तो जहां तक प्रश्न है हमारे राजनीतिक जीवन के अधिकार का, तो बड़ा सरल है। जैसे मान लीजिए जिसे हम बोलते हैं मताधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिकार है। जिसे हम कहते हैं प्राण का अधिकार, ये है। जिसे हम बोलते हैं दैहिक स्वतंत्रता, कि मैं कहीं आना जाना चाहूं ये मेरे पास होना चाहिए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार जिसे हम कहते हैं भाषण, भाषण या वाक प्लस अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी हमारे सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसमें आजीविका को भी जोड़ सकते हैं कि हम कौन सी आजीविका का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अधिकार केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं होते। जब हम अपने घर के दरवाजे के भीतर आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किस प्रकार का पहनावा रखना चाहता हूं अपने घर के भीतर, मान लीजिए मैं किस प्रकार का खान पान रखना चाहता हूं, मैं किसके साथ अपने पारिवारिक संबंध जोड़ना चाहता हूं, ये तमाम ऐसे सवाल, मैं किस प्रकार अपनी यौनिकता का प्रयोग करना चाहता हूं, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये हमारे हो गए निजी जीवन या निजता से जरूरी अधिकार। मेरी गोपनीय सूचनाएं या मुझसे संबंधित वो तमाम सूचनाएं जो मेरे निजी जीवन से सरोकार रखती हैं, उसके ऊपर मेरा नियंत्रण रहे, ना कि वो बेच दिया जाए, व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह भी कहलाता है हमारे निजी जीवन से संबंधित अधिकार। तो हमें यह पता लगता है कि समय के साथ अधिकार बहुत बड़े हैं और अलग अलग रूप से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारों की श्रृंखला में हमें एक और बात दिखती है कि अधिकारों का दावा केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वयस्कों के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी है। बच्चों के साथ साथ वो तमाम गर्भस्थ भ्रूण, यानी कि जो ऐसे अधिकार, उनके अधिकार जो गर्भ में हैं, गर्भस्थ भ्रूण हैं, उनके अधिकार हो गए। इसी के साथ साथ जानवरों के लिए भी अधिकारों की बात होने लगी है। मतलब कि आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम बच्चों के ही अधिकार की बात करें तो हमें इसमें काफी जानकारियां मिलती हैं कि नए प्रकार के अधिकार किस किस के लिए आ रहे हैं। मसलन जो बच्चे हैं, बच्चों के अधिकार के दायरे में क्या क्या आएगा? नंबर 1, उनका विकास अच्छे से हो और इनके विकास के लिए परिस्थितियां बेहतर हों, यह उनके अधिकार के रूप में सामने आया है। नंबर 2, उनको अच्छे से आहार प्राप्त हो। इसी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चों के ऊपर बेबुनियाद दबाव या बोझ न बने। इसी के साथ साथ खेलने का अधिकार, कि उनके जीवन में खेलने की जगह हो। मनोरंजन का अधिकार। इसी प्रकार बच्चों पर कोई यातना न हो, यातना से संरक्षण, यह भी उनका एक अधिकार बन के उभरा है। और जो ऐसे निर्णय हैं जो उनके जीवन से सीधा सरोकार रखते हैं,
उन निर्णयों में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, ये एक अधिकार बनकर उभरा है और इसके ऊपर काफी बातचीत की जा रही है। इसी प्रकार यदि बात की जाए उनकी, जिसे हम कहते हैं गर्भस्थ भ्रूण, अगर आप लोग थोड़ा सा भी एनसीईआरटी के लेवल से समझेंगे तो यहां किसकी बात हो रही है? हम खास तौर पर बात कर रहे हैं बच्चियों की। वो तमाम बच्चियां जो जन्म ही नहीं ले पाई, जिनको भ्रूण में ही मार दिया गया। आप सब लोगों ने इसके बारे में शायद सुना होगा, भ्रूण हत्या। देखिए, यह सत्य किसी से छुपा नहीं है कि आज भी भारत में और विश्व के अलग अलग जगहों पर भी, पर हम भारत में पढ़ रहे हैं तो हमारा उदाहरण भी भारत का ही होगा। भारत में आज भी ज्यादातर लोग लड़के की ख्वाहिश रखते हैं, मतलब कि हमेशा माता पर दबाव होता है कि वो लिंग बोध भेदभाव करें, और लिंग बोध भेदभाव के आधार पर हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि लड़के का जन्म हो। अब एक प्रश्न बनता है कि आखिर जो गर्भ में बच्ची है उसका क्या होगा? एक तो यह प्रश्न बना। इतना ही नहीं, जो ये माता हैं इनका जीवन ठीक से चले ताकि बच्चे का जीवन अच्छा हो पाए, इनको उचित पोषण मिले ताकि जीवन बेहतर हो पाए बच्चे का। ये सारे मुद्दे आज हमारे सामने अधिकार के रूप में आ चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक नारीवादी चिंतन से प्रभावित एक प्रकाशन हाउस है जो किताबें छापते हैं, उनका नाम है जुबान। और जुबान ने, जो भी कक्षा में आप सब लोग जो पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा, जुबान ने कई सारी पुस्तकें छापी हैं, छोटे बच्चों के स्तर से लेकर बड़े बच्चों तक। और मुझे उनका एक पोस्ट कार्ड याद है जिसमें कई सारे पोस्टर्स थे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको पोस्ट कार्ड का एक आपको हल्का सा एक डेमो देना चाहूं तो पोस्ट कार्ड कुछ इस प्रकार का था, जिसमें अलग अलग पद पर कुछ लोग खड़े हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया रैंक 1, हाँ, ये हो गया रैंक 2, ये हो गया रैंक 3, है ना। और इन सभी के ऊपर क्या किया गया था? अलग अलग महिलाओं को खड़ा किया गया था। जैसे कि बहुत ही ज्यादा कोई दुर्बल किस्म की महिला हो, मान लीजिए, हैं, उनका एकदम शरीर दुबला पतला हो, कोई और इसमें महिला खड़ी हो, उनका शरीर और दुबला पतला हो। और फिर लिखा गया था कि मिस वंचित करके, है ना, मिस जिन्होंने बलात्कार की समस्या को झेला हो, बलात्कार से लड़ी हो, है ना। और इसके बाद एक यहां पर इस पे किसी को खड़ा नहीं किया गया था, ये जगह खाली थी, यहां खाली थी, ये जगह रिक्त थी, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग नहीं खड़े कर देते हैं कि एक इंसान ऐसे खड़ा हो जाए, है ना, और उसको पद मिले, उस प्रकार से खड़ा किया गया था। लेकिन ये रिक्त था। ये रिक्त क्यों था? क्योंकि यहां पे लिखा गया था कि ये उस महिला का अवार्ड है जो पैदा ही नहीं हो पाई, यानी भ्रूण गर्भस्थ भ्रूण अवस्था में जो अधिकार उसको नहीं मिल पाया, भ्रूण हत्या उसका कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो हमारे जानवर हैं, जानवरों के साथ आए दिन अत्याचार होता है, तो जानवरों के साथ भी बेहतर कैसे व्यवहार किया जाए, जानवरों के भी अपने अधिकार होते हैं, उस प्रकार के अधिकारों की श्रृंखला भी हमारे सामने आ चुकी है। मतलब कि पूरा का पूरा विचार यह बनता है कि जिस तरह से अधिकारों की कहानी शुरू हुई विश्व के स्तर पर, आज विश्व इतना आगे बढ़ गया है कि अलग अलग किस्म के अधिकार हमारे सामने आने लगे हैं। और इसी बात को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इसके बाद एनसीईआरटी हमसे एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछती है, और एनसीईआरटी पूछती है कि देखिए, जब कभी भी आप अधिकारों को समझना चाहेंगे तो आपको 4 प्रमुख बातों पर गौर करना है। मतलब जब भी आप अधिकार को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी के हिसाब से इसकी जानकारी अच्छी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको 4 प्रमुख बातों पर गौर करना है, 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है। वो 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, कि जब हम अधिकार बोलते हैं तो अधिकारों से हमारा आशय क्या है? ठीक है, पहला मुद्दा निकल के आया, आशय। अधिकार से हम क्या आशय है ना, कि हम बोल रहे हैं अधिकार, तो आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, अधिकार से हम कैसे समझना चाह रहे हैं, एक ये है। दूसरा निकल के आता है कि आखिर जिस किसी को हम अधिकार बोलते हैं या दावे के रूप में पेश करते हैं, तो उसकी बुनियाद क्या होती है, कैसे हम कह सकते हैं कि यह चीज अधिकार कहलाने के लायक है, बुनियाद क्या है।
आधार क्या है। तीसरा कि अगर अधिकार हैं तो वो कौन से उद्देश्यों को पूर्ण करता है, क्या पूरा करता है अधिकार, किस चीज की पूर्ति अधिकार के माध्यम से हो पाती है, ये तीसरा है। और चौथा है कि आखिर जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, यानी कि अधिकारों का अंततोगत्व महत्व क्या है। तो इन 4 सवालों के साथ एनसीईआरटी हमें एक बहुत ही अच्छा और रोचक विवरण प्रदान करती है कि 4 प्रमुख प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1, अधिकारों से आशय क्या है। नंबर 2, आखिर इन दावों की बुनियाद क्या है। नंबर 3, किन उद्देश्यों की पूर्ति अधिकार करते हैं। नंबर 4, आखिर अधिकारों का महत्व क्या है। यदि आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर खोज लेते हैं तो सैद्धांतिक रूप से आपके अधिकारों के संबंध में जानकारी एकदम फर्स्ट क्लास अच्छी तरीके से बन जाएगी। अब हम अधिकारों के प्रारंभिक समझ से शुरू करते हैं ताकि उन 4 प्रश्नों का उत्तर भी खोज पाएं और हम बेहतर अपना दिमाग में समझदारी को बना सके। सबसे पहला, एनसीईआरटी हमें बता रही है कि मनुष्य के शारीरिक विकास, यानी उसका शरीर आगे बढ़ पाए, उसका एक भौतिक विकास हो सके, मनुष्य का विकास हो सके, ग्रोथ हो पाए, और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए, उसके जीवन में व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी जीवन की परिस्थितियां आवश्यक हैं। मतलब कि कुछ खास परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मुख्य बात यहां यह निकल के आ रही है कि यदि आप चाहते हैं कि मनुष्य विकास करे, ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बेहतर हो, अच्छा हो सके, तो इसके लिए कुछ खास परिस्थितियों की आवश्यकता है। और नागरिकों के अधिकार इसीलिए आवश्यक हैं ताकि वे अपना जीवन बेहतर बना सकें। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास अधिकार होते हैं, यानी कि जब कभी भी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, तो एनसीईआरटी का मानना है कि इसके कारण वो अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं, ठीक है, जीवन बेहतर बना पाते हैं। मसलन अधिकार उन बाहरी परिस्थितियों से संबंधित हैं या वो बाहरी परिस्थितियां प्रदान करते हैं जिससे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है। और यह विकास केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं, बल्कि इसी के साथ राष्ट्र का या देश का विकास भी होता है, यह भी संभव हो पाता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा कमाल का हमारे पास उदाहरण आता है कि अगर मान लीजिए हम समझने का प्रयास करें कि कैसे होता है, तो देखिए एक उदाहरण है बेहतर शिक्षा। तो आइए शिक्षा के ही मामले से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सब लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हम बात करें एक व्यक्ति की। इस व्यक्ति को सबसे पहले मौका मिल गया शिक्षा प्राप्त करने का, ठीक है, और इस व्यक्ति ने शिक्षा को प्राप्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिक्षा प्राप्त की तो क्या मतलब हुआ, नंबर 1, शिक्षा प्राप्त करने की वजह से इनका ज्ञान बढ़ा, ये तो तय है। दूसरा, इनका कौशल भी बढ़ा क्योंकि ये शिक्षित हो रहे हैं। और तीसरा, इनके तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई, यानी कि इनकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास हुआ। ये तो कोई मतलब मना नहीं कर सकता कि बौद्धिक क्षमता का भी विकास इनका हुआ। ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है इसके 2 प्रभाव पड़ेंगे। एक तरफ ये बहुत ही ज्यादा सजग नागरिक के रूप में विकसित होंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि ये कमजोर रहेंगे, ये एक सजग नागरिक के रूप में विकसित होंगे। दूसरा, हमें यह समझ में आता है कि जब ये शिक्षा इनको मिलती है, ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है, तर्क क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है अब ये ज्यादा कार्यकुशल बन गए हैं, है ना। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनकी कार्यकुशलता में भी अब वृद्धि होंगे, थोड़ा समय लगा के ये ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसी प्रकार ये और अधिक प्रतिस्पर्धी भी बन जाएंगे, यानी ये प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो जाएंगे। जब ये प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, ज्यादा कार्यकुशल होंगे, तो जाहिर सी बात है इनके जीवन में अधिक अवसर भी इनको मिलेंगे,
है ना। ऐसा नहीं है कि कम अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा बेहतर हो गए। जब ज्यादा अवसर मिलने लगे तो हो सकता है कि इनको एक बहुत अच्छी नौकरी या एक बहुत अच्छा कार्य करने का मौका मिले। चूंकि ये निरंतर शिक्षा को प्राप्त करते रहे तो इसके अंदर इनकी प्रोन्नति होना भी संभव है कि इनको ऊपर उठाया जाएगा। जब ये बेहतर नौकरी और बेहतर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो तनख्वाह है, जो इनकी कमाने की क्षमता है ना, जिसे हम बोलते हैं कमाने की क्षमता, या जिसको आप पगार कहते हैं, सैलरी कहते हैं, ठीक है, ये बढ़ेगी, ये बेहतर होगा। जब इनकी ये कमाने की क्षमता बढ़ी तो जाहिर सी बात है इनका सामान खरीदने की क्षमता भी बढ़ी, है कि नहीं, खरीदने की क्षमता बढ़ी। और हो सकता है ये कई प्रकार के खर्च करें। एक हो गया आम जीवन की जरूरतें, है ना, ये हो गया आम जीवन की जरूरतों पर खर्च करें। भाई सबको जाहिर सी बात है बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, ये सब हो गया। दूसरा हो सकता है कि ये अपनी शिक्षा में थोड़ा और खर्च करें, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि ये थोड़े से लग्जरी के आइटम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी घोड़ा मकान, है ना, सरल भाषा में, ये हो सकता है। हो सकता है कि इनकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा निवेश भी करें, हो सकता है कहीं पे निवेश करें। यह भी संभव है कि ये आगे चलकर और कमाए तो टैक्स भी दें। इससे क्या होगा, एक तरफ इनको अपने मन में इनके लिए जाहिर सी बात है इनका अपने स्वयं के प्रति आत्मसम्मान बढ़ेगा, ये तो होना ही है। साथ ही साथ जो समाज इनको देख रहा था, समाज की नजर में अब ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और याद रखिएगा बगल में ये सजग नागरिक बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है ये देश के लिए या देश हित में विवेक से आधारित या विवेकपूर्ण निर्णय भी लेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो मन में आए वैसा निर्णय ले लें। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा से ही ना केवल एक व्यक्ति का निजी जीवन बेहतर होता है, व्यक्तिगत जीवन तो बेहतर हो ही रहा है ना। एक तरफ क्या किया गया, व्यक्तिगत जीवन बेहतर हुआ, और इसी व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ जो उस देश का सार्वजनिक चरित्र है नागरिकों का, ये सार्वजनिक चरित्र भी बेहतर होते हुए नजर आने हमें लगता है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि अधिकार क्या करते हैं, अधिकार हमें इतना बेहतर बना देते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। इतना ही नहीं, अगर हम स्वतंत्रता की बात करें विचार व्यक्त करने की, तो आप अपने मन से विचार व्यक्त करेंगे। विचार को बेहतर बनाने के लिए आपको और ज्यादा जानना होगा। जब आप बेहतर विचार व्यक्त करते हैं तो आप अच्छी बहस में अंजाम देते हैं, आप बेहतर तर्क कर पाते हैं, और इससे भी आपका सार्वजनिक जीवन और देश का सार्वजनिक माहौल अच्छा हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि जिन विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है, इन विशेष परिस्थितियों को अधिकार कहा जा सकता है। मतलब हमें एक डेफिनेशन मिल रही है कि अधिकार क्या है। अधिकार एक खास प्रकार की विशेष परिस्थितियों को, यानी अगर यूपीएससी आपसे किसी सवाल में ये पूछ दे कि क्या अधिकार किसी प्रकार के विशेष परिस्थितियों से सरोकार रखते हैं, तो उत्तर होगा जी हां, ये विशेष परिस्थितियों से सरोकार रखते हैं। साथ ही साथ यदि यूपीएससी आपसे पूछ दे कि वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, तो उसका उत्तर भी स्पष्टतः अभी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ये वो विशेष परिस्थितियां हैं जिससे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है। यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है, और इसी के साथ साथ देश का भी विकास संभव हो पाता है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि केवल एक अधिकार के उदाहरण से ही हमें एनसीईआरटी ने बता दिया कि अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए याद रखिएगा कि जब किसी देश की बात होती है, किसी समाज की बात होती है, तो नागरिक लोकतंत्र और अधिकारों के बीच एक बड़ा अनोखा संबंध होता है। यह संबंध साधारण नहीं है प्रिय छात्रों, यह संबंध बहुत ही ज्यादा अनोखा है, एक प्रकार से अद्वितीय है। इसके बारे में जानकारी कल की कक्षा में ज्यादा होगी, पर इस पॉइंट को आप अभी भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब जरा एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसे इसी बात को लिखती है। देखिए एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, और
इस ओल्ड एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, देखिए उसमें कैसे लिखा हुआ है कि हर नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की जरूरत होती है। अगर मुझे विकास करना है तो मैं चाहता हूं कि हाँ ऐसी जगह हो जहां मैं मेहनत करूं, मेहनत से पढ़ाऊं तो मेरा विकास होगा। कैसे होगा? देखिए, एक तरफ होगा कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मेहनत से पढ़ाऊंगा तो मैं खुद बहुत चीजें पढ़ रहा हूं, तो उससे मेरी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, मैं ज्यादा जानकारियां आपके पास लेके आ पाता हूं, चीजों को सरल बनाने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार से जितने ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतने ही ज्यादा बच्चों को पसंद आएगा, छात्रों को पसंद आएगा, तो वो जानना चाहेंगे कि अच्छा हाँ ये कैसे काम होता है। जिस प्रकार से मेरी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो मैं और अच्छे लेख लिख पाऊंगा और बेहतर तर्क कर पाऊंगा और आगे चल के मेरा बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास बौद्धिक क्षमता होती है तो आप मुद्रा और अन्य प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियां, हाँ अब ये जरूर बात है, अगर मान लीजिए देश में माहौल ऐसा हो जाए कि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनका कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो जाहिर सी बात है वो बिना बात के बौद्धिक क्षमता है, कुछ भी नहीं। तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो देखिए एनसीईआरटी हमें कैसे बता रही है कि सरकार का काम है उसके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना, मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरा व्यक्तिगत विकास कैसे हो सके, इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों को वो उत्पन्न करे। अगर सरकार ये काम कर रही है तो सरकार मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जीवन को बेहतर समझने के लिए उसे शिक्षा चाहिए, अच्छे रहन सहन के लिए जीवन यापन की अच्छी परिस्थितियां जरूरी हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न सिर्फ व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है वरन देश के लोकतंत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। जाहिर सी बात है ना, मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे, और प्रगति करने के लिए ना उद्योग लग रहे हैं, ना नई कॉलेज बन रहे हैं, ना बड़े संस्थान बन रहे हैं, ना निजी स्तर पर संस्थानों को पनपने दिया जा रहा हो, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में देश का विकास संभव है? बिल्कुल विकास संभव नहीं है, असंभव बात हो रही है। इतना ही नहीं, ऐसी सारी परिस्थितियां एक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बार बार एनसीईआरटी कह रही कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन विशेष परिस्थितियों को देखिए, ये रहा वो उदाहरण, इन विशेष परिस्थितियों को जिससे किसी व्यक्ति का विकास संभव हो पाता है और जिसे सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है, इन विशेष परिस्थितियों को अधिकार कहा जा सकता है। संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, हम एक एक करके समझ लेना है कि ये अधिकार क्या है अथवा इनका क्या अर्थ है। ये हमारी आगे की कक्षाओं का विषय है, लेकिन हमें एक जानकारी यहां बड़ी कमाल की मिलती है। एनसीईआरटी क्या बता रही है कि अधिकार फिर क्या हुए, है ना। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से समझाया, हमारे दिमाग में क्या जानकारी निकल के आई कि अधिकारों का सरोकार विशेष परिस्थितियों से है। यानी अधिकार क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को एक खास परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होता है कि आप एक एक पॉइंट को समझ पाएं। ये विशेष परिस्थितियां क्या हैं? इन विशेष परिस्थितियों के कारण किसी नागरिक या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है ना, ये बात है, व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है। और इन विशेष परिस्थितियों को इन्हें सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ये किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है सरकार की। और जब सरकार इन विशिष्ट परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है, तब व्यक्तिगत विकास के साथ साथ देश का विकास भी संभव हो पाता है। यानी अधिकार दो काम करते हैं, एक तरफ वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूर की दृष्टि से अधिकारों के कारण देश का विकास भी संभव हो पाता है। और याद रखिएगा कि ऐसा होने के लिए इन दो के बीच में अच्छा संबंध होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति विकास करना चाहता है और उसे वैसी परिस्थितियां न मिले तो उसका विकास नहीं होगा, और यदि सरकार ऐसी परिस्थितियां दे परंतु व्यक्ति विकास न करना चाहे तो भी विकास नहीं होगा। यह बात हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से
यहां पे समझा रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है और उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर 1, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। एक एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ लेते हैं। यानी अधिकार की जब भी बात होगी तो पहला शब्द आ गया हकदारी, आपका हक होना, है ना, या फिर दावा है। अधिकार क्या है? दावे हैं। अधिकार आपके मांग की तरह हैं। लेकिन यहीं पर एनसीईआरटी में एक और बात लिख दी कि आमतौर पे सारे हक, सारी हकदारियां या सारी मांगें या सारे दावे सही नहीं हैं। जरूरी नहीं कि ये अधिकार हों या अधिकारों की मान्यता इन्हें मिले। एनसीईआरटी हमें बता रही है कि इन दावों का औचित्य यानी कि जस्टिफिकेशन कि ये अधिकार हैं, इनका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। यानी ये दावे क्या होने चाहिए? वैध होने चाहिए। ये पहली बात हमें एनसीईआरटी से समझने मिलती है। अभी आपको मैं उदाहरण से इसको समझाऊंगा। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके अधिकार हैं, हकदार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार हमें ज्ञान भी देते हैं या अधिकार हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि आखिर हमारे हक क्या हैं, है ना, कौन से हक हैं हमारे, क्या हमारे अधिकार हैं, इसके बारे में जानकारी हमें कौन दे रहे हैं? हमारे अधिकार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं कि मतलब हमें यह प्राप्त होना चाहिए, यह देय है। ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य है। मतलब हम इसे प्राप्य समझते हैं। देखिए, प्राप्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? जहां कहीं भी इस शब्द का प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है कि हम इसे प्राप्त करने योग्य समझते हैं, करने योग्य। लेकिन इसके अंदर एक बात छिपी हुई है कि समाज को यह स्वीकार्य है, इसे स्वीकार कर रखा है कि हां ये आपके अधिकार हैं और ये आपको प्राप्य होने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। ठीक है, एक देय की तरह आपको प्राप्त होने चाहिए। ये एक प्रकार से आपके ऊपर बकाया है समाज के लिए कि समाज का काम है कि वो आपको यह अधिकार दे, है ना, प्राप्य योग्य। इतना ही नहीं, फिर हमें पता लगता है कि इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। याद रखिएगा, यहीं पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रही है कि देखिए, हो सकता है कि आपके मन में कई तरह की बातें हों। जैसे एक बड़ा कमाल लगाना चलता है, जिद्दे चाहेंगे गड्डी मोड़ांगे, सारे के सारे सिग्नल तोड़ांगे। अब आपको यह लगता है कि जैसे चाहे वैसे आप गाड़ी चलाएं, यह आपका अधिकार है, आपका हक है। हो सकता है आप में से किसी को लगे कि देखिए, मैंने गाड़ी नहीं ली है, ये बहुत कमाल की गाड़ी है, इसमें इतने गियर हैं, ऐसा लगता है कि एकदम रोड पे उड़ रही है, तो मेरा हक है कि मैं जैसे चाहूं वैसे गाड़ी चलाऊं। जैसे कि सरकार ने बोल रखा है कि फुटपाथ पे नहीं सो सकते, तो मेरा मन है तो मैं चाहूं तो फुटपाथ पे भी गाड़ी चलाऊं। अगर मुझे नहीं पसंद कुछ लोग जो सामने खड़े होकर पेमेंट पर चाय पी रहे हैं, मेरा मन करे कि मैं उनके ऊपर गाड़ी चला दूं, है ना, ये नहीं। या फिर हो सकता है आपका मन हो कि हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शिक्षक मुझे अकेले पढ़ाएं। देखिए, जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो आपको अच्छी लगे या जो आपको बेहतर लगे उसे अधिकार का दर्जा मिल जाए। ये बात एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि इसका समाज में एक वैध दावे के रूप में स्वीकार किया जाना ज्यादा आवश्यक है कि समाज इसको वैध माने। देखिए, एनसीईआरटी कैसे समझती है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक जाए अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। कई सारे बच्चों में इच्छा होती है कि मैं घर के कपड़े पहन के जाऊंगा या जाऊंगी। इसी प्रकार
मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं। यह आपकी इच्छा है कि आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। आपकी चाहतें, जो आपकी निजी चाहते हैं, और समाज द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार, ध्यान रखिएगा, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसी बात को एनसीईआरटी समझाना चाह रही है कि देखिए, एक होता है चाहत, है ना, यह है चाहत, आपकी चाहत, और समाज द्वारा वैध मानकर, ठीक है, समाज द्वारा वैध मानकर स्वीकार किए गए अधिकार, स्वीकार किए गए अधिकार में अंतर होता है। इन दोनों में बराबरी नहीं है, दोनों में क्या है, अंतर है। और इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है, के बीच में फर्क होता है। और जब यह पूछा जाए कि आखिर अगर इस तरह की बात है तो अधिकार क्या है, तो देखिए क्या है, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। मतलब अब अगर इसमें हम एक नया बिंदु जोड़ें तो हम ये समझ में आता है कि अधिकार है क्या, तो अधिकार एक दावा है ना, यह एक दावा है, ठीक है। दावा कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है। अभी उस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या समाज के अधिकार हो सकते हैं, समुदाय के अधिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो हायर लेवल होगा। एनसीईआरटी लेवल से पहले समझिए कि अधिकार क्या है, एक व्यक्ति का दावा है। और ये व्यक्ति दावा किससे कर रहा है, ये हो गया इसका दावा, है ना, ये हो गया इसका दावा। लेकिन ये किससे दावा कर रहा है, आखिर किससे ये दावा कर रहा है? तो यहां पर एनसीईआरटी हमें उत्तर देती है कि ये जो व्यक्ति है ये निम्नलिखित से दावा कर रहा है। एक तरफ अपने लोगों से, अपने समाज से और अपनी सरकार से, मतलब कि तीन जगह। नंबर 1 अपने लोग, यानी जहां कहीं भी ये रहते हैं वहां जो इनके लोग हैं यानी इनका समुदाय आदि, उससे है दावा। इसी प्रकार इनके समाज से है, मतलब कि जिस भी समाज का ये भाग है बड़े स्तर पर, उससे। और तीसरा आप सब जानते हैं सरकार, है ना, ये देखिए सरकार से दावा है। यानी 3 से दावा करके एक अधिकार निकलता है। इतना ही नहीं, हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसीलिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, बाकी जो हमारे नागरिक हैं उनसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो और कोई कष्ट न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अधिकार तभी दावे के रूप में समाज मानेगा जब आप उसे समान रूप से खुद पर भी लागू करें। यानी जो आपके अधिकार हैं, 2 तरीके से देखिए, एक होता है अधिकार धारक, है ना, जो अधिकार का धारण कर रहा है, ठीक है, मेरे अधिकार, मेरे जीवन का अधिकार, मेरे आजीविका का अधिकार, मेरी स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह वगैरह। और एक होता है अधिकार पर्यवेक्षक, ठीक है, ऐसे समझिए, यानी वो जिसको मुझे मेरे अधिकार दिलाने हैं, है ना। 2 तरीके से चलता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरा अधिकार है कि मैं स्वतंत्र होकर सड़क पर चल सकता हूं, यह हो गया मैं अधिकार धारक के रूप में, ये मेरा अधिकार है। दूसरे लोग मेरे इस अधिकार का सम्मान करें, इसका क्या मतलब होगा कि जब मैं चल रहा हूं तो वो जानबूझकर अवरोध उत्पन्न न करें, विघ्न उत्पन्न न करें, कोई अड़ंगा न डालें, वो हो गए अधिकार पर्यवेक्षक। अब जो कुछ भी मैं अधिकार धारक के रूप में चाहता हूं उसी चीज को मुझे अपने ऊपर लागू करनी होगी जब मैं अधिकार पर्यवेक्षक बन जाऊंगा। मतलब कि ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, हाँ, और ये व्यक्ति है
बड़ा ही अच्छा किस्म का व्यक्ति है ये, अपना जीवन को बेहतर रूप से चलाना चाहता है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ये अधिकार है कि मेरे पास क्या हो, स्वतंत्रता हो। मेरा ये अधिकार है कि कानून की नजर में मेरे साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, मेरा यह अधिकार है कि मेरे जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाए, है ना। ये बातें मान लीजिए ये व्यक्ति कहता है। तो देखो, अगर ये अकेले होता, मान लीजिए ये व्यक्ति अकेले किसी द्वीप पर होता, किसी टापू पर होता, तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं थी। आप अकेले हैं, जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। समस्या कब आती है, जब सामने और लोग खड़े हों। मान लीजिए सामने एक पूरी भीड़ खड़ी हो, एक की जगह बहुत सारे लोग हमें खड़े नजर आए। अब ये व्यक्ति कह रहा है इन लोगों से कि देखो, माना कि आप सब लोग काफी अच्छे हैं, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे कुछ अधिकार हैं, ठीक है, और आप लोगों को मेरे अधिकारों का सम्मान करना है। लेकिन अभी तक ये व्यक्ति केवल अधिकार धारक के रूप में है। अब क्या पता ये व्यक्ति इधर हो और ये महिला इधर आ जाए। अब ये महिला इन सभी अधिकारों की बात करे, तो इस व्यक्ति को इस महिला के अधिकारों का भी सम्मान करना होता है। यानी अधिकार तभी वैध माने जाते हैं, अधिकार तभी वैध माने जाएंगे जब वो समान रूप से चाहे अधिकार धारक पर लागू हो, ये यहां बन गए हमारे अधिकार धारक। जिस रूप से ये अधिकार धारक पर लागू होते हैं, उसी प्रकार ये अधिकार पर्यवेक्षक पर भी लागू होने चाहिए। जहां इनके बीच में थोड़ा सा भी इंबैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में उसे हम अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। इसीलिए जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक बड़ी कमाल की वाक्य लिखा हुआ है, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अभी इसका विवरण हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन हमें आगे अब काम आएगी कि ये तार्किक दावे, तार्किक क्यों है, क्योंकि मैं वही मांग रहा हूं या उसे ही अधिकार के रूप में मांगा जाता है जो समाज को स्वीकार्य होता है, और जाहिर सी बात है अदालतों में इनको मान्यता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि दावों के रूप में आखिर अधिकार होते क्या है ना। इस तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम ये जानकारी अपने दिमाग में इकट्ठा कर पाएंगे। आखिर दावों के रूप में ये क्या होते हैं। देखिए, जब आप अधिकारों के प्रकृति की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये बात कहा जाता है कि आप इसे दावे की तरह देखें। ये एक क्लेम है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो मेडिक्लेम, ये सब बातें, मतलब ये दावा है, यानी कि एक खास प्रकार की मांग है, ठीक है, ऐसे समझिए। और अधिकार एक व्यक्ति का, इसी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपके लिए लिखा है एनसीईआरटी में से कि अधिकार किसी एक व्यक्ति का अन्य नागरिकों, मनुष्यों, साथियों, समाज और सरकार पर दावा है। और सामान्यतः यदि समझने का प्रयास किया जाए तो अधिकार दरअसल एक उचित या वैध दावा होता है, मतलब ये अनुचित नहीं होता है। इसीलिए सड़क पर जैसे चाहूं वैसे गाड़ी चलाऊं, वो अधिकार नहीं कहलाता है, वो कहलाता है उद्दंड होना, वो कहलाता है सत्ता का दंभ होना, है ना। तो ये अनुचित नहीं होता है, ये उचित होता है। और ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति के रूप में, दर्शाता है कि एक व्यक्ति के रूप में हम किस चीज के लिए हकदार हैं या हमें क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए, दावा जो है ना, वो कई प्रकार की चीजों को संदर्भित करेगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर ये निहित है कि आप मांग करने जा रहे हैं, है ना। जैसे लीजिए आप देखें कि यह दर्शाता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य के रूप में हम क्या पाने के हकदार हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, आदि बातों को यह दर्शा रहा है।
जैसे कि हो सकता है कि कोई कहे कि साफ पानी, साफ जल, पीने योग्य जल सबको मिलना चाहिए। हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं, कानून की नजर में, यानी कि विधि या कानून की नजर में सब समान होने चाहिए कानून के सामने, ये सबको मिलना चाहिए। कोई कह सकता है कि देखिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये अधिकार है। कोई बोल सकता है कि देखिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, ये क्या कहलाएगा? ये अधिकार कहलाएगा। मतलब ये हमें बताता है या एक दर्शन प्रदान करता है कि हम किस चीज को पाने के हकदार हैं। मतलब कि दावा या क्लेम, अगर आप इसको समझें आप कि ये दावा क्या है, तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि दावा एक नागरिक द्वारा सभी नागरिकों, समाज या सरकार से की गई कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग को संदर्भित करता है। यहीं आपको कुछ बातें अब थोड़ा और समझनी चाहिए, जो लेवल अब अचानक से एनसीईआरटी ने हमें ऐसी लाइन दी कि हमें इसको पकड़ना है। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि आप अधिकार को बड़े स्तर से समझें। ये बात चल रही थी और फिर अचानक से ये कहते हैं कि दो तरह से देखिए। तो दो तरह से देखने का तरीका क्या हुआ, हम लोग इसको एक मॉडल से समझने का प्रयास करेंगे। मॉडल क्या है? देखिए, नंबर 1, एक सर्कल मैं यहां बना देता हूं और एक सर्कल मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। अब इन कह रहे हैं कि एक तरफ जो ये अधिकार हैं, ये एक कानूनी मांग है ना, कानूनी मांग है या कानूनी दावा है ना। अधिकार क्या हो गया? एक दावा हुआ। दावे के उन्होंने क्या बोल दिया? एक मांग हुआ। किससे की जा रही है मांग? मांग की जा रही है एक तरफ नागरिकों से ही या अन्य व्यक्तियों से, एक तरफ समाज से और एक तरफ सरकार से। लेकिन एक फर्क है, एक तरफ है कानूनी मांग या दावा और दूसरी तरफ एनसीईआरटी कह रही है नैतिक मांग, नैतिक मांग या फिर दावा। तो मान लीजिए अगर आपके मन में एक प्रश्न उठे कि सर एक बात बताइए, आखिर ये कानूनी मांग और दावा क्या होता है ना, एक प्रश्न बन सकता है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे तमाम अधिकार जो कानून से निकल के आ रहे हो। तो सबसे पहला उदाहरण तो हमारे दिमाग में आएगा संविधान का, है ना। बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो सीधा संविधान से निकलते हैं। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी आरंभिक परिभाषा। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। हो सकता है इसी संविधान से कई प्रकार के अधिकार निकले, जैसे कि एक अधिकार हो गया मताधिकार। यह एक संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में ही इसके बारे में लिख दिया गया है, मतदान करने का अधिकार। इसी प्रकार अगर आप देखें तो संविधान से एक और बड़ा कमाल का अधिकार निकलता है, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार, जो आगामी कक्षाओं में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मूल अधिकार। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें कानून बनाकर दिया जाता है। तो मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया हो, है ना, संसद ने क्या किया हो, किसी कानून का निर्माण किया हो, और इस कानून का निर्माण होने के कारणवश हमें कई सारे अधिकार प्राप्त हुए हों। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो ग्रामीण स्तर पर आप लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में शायद सुना होगा, मनरेगा। सुने कि नहीं सुने हैं, है ना। ग्रामीण स्तर पर रोजगार की गारंटी वाला एक ये कानून है, इससे अधिकार आपको मिल गया। इसी प्रकार आप लोगों ने कभी सुना होगा कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए रोजगार
या आजीविका का अधिकार। एक ये भी चलता है, आजीविका का अधिकार ये है। इतना ही नहीं, पोषण, सुरक्षा, इसका अधिकार। आप लोग ध्यान दें तो शायद ये नाम सुना हो आपने, मिड डे, है ना। ये कैसे आया? ये भी कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। और कभी कभी क्या होता है, संसद कानून कब बनाती है? एक तो वो स्वेच्छा से बना सकती है, कभी कभी संसद क्या करती है, वो कानून बनाते हुए खास तौर पे न्यायपालिका की वजह से भी कानून बनाती है। जैसे कि न्यायपालिका क्या करेगी, कुछ कानूनों की व्याख्या करके, एक तरफ न्यायपालिका ने क्या किया, कानून की व्याख्या की, दूसरी तरफ व्याख्या के माध्यम से सरकार को निर्देश दिए, और फिर सरकार ने कानून बनाकर या संसद ने कानून बनाकर अधिकारों को जन्म दिया। जैसे कि मान लीजिए, अभी मैं आपसे कहूं, इसका बड़ा अच्छा एक उदाहरण है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन का अधिकार। मान लीजिए कोई महिला है ना, गर्भ का चिकित्सकीय समापन, जिसे आप आम बोलचाल में एबॉर्शन का अधिकार भी कह देते हैं, पर ये ऐसे बोलना चाहिए, ये अधिकार हो गया। या मान लीजिए इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार, जो आगे मूल अधिकार का भाग बनाया गया, है ना। तो ये सब क्या है? ये वो अधिकार हैं जो कानून की शक्ल लेकर हमारे सामने आते हैं और कानूनी मांग के रूप में जिन्हें एक नागरिक सामने रखता है। इसी के सामने कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नैतिक मांग के रूप में अधिकार, या ऐसे अधिकार जो नैतिक मांग के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहां पे बड़ा अच्छा उदाहरण आपका होगा, सबसे पहला मानवाधिकार, है ना। मानवाधिकार, जब हम मानव के अधिकारों का सम्मान करें। इसी प्रकार आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ लिया है, गरिमा का अधिकार, यह बहुत बड़ी नैतिक मांग है, गरिमा का अधिकार। इसी प्रकार जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, है ना। भेदभाव से संरक्षण, ठीक है, भेदभाव से संरक्षण, ये क्या हो गया आपका, एक बड़ी ही नैतिक मांग हुई। अब इन दोनों के बीच में एक और बात याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होते हैं, नैतिक दावे कानूनी शक्ल भी ले लेते हैं, यानी इनका परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण यहां दूंगा, न्याय, समानता, गरिमा, मानवाधिकार और भेदभाव, ये पांचों से जुड़ा हुआ उदाहरण है भारतीय संदर्भ में। हम सब जानते हैं कि देश में एक बड़ी खराब प्रथा चलती थी जिसे बोला जाता है अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। अब अस्पृश्यता क्या थी? अस्पृश्यता मानवाधिकार का उल्लंघन है, अस्पृश्यता मनुष्य की गरिमा के खिलाफ है, अस्पृश्यता समानता के अधिकार का उल्लंघन है, अस्पृश्यता न्याय के विरुद्ध है, अन्याय है, अत्याचार है, छुआछूत, भेदभाव है। इन सब से बचते हुए भारतीय संविधान ने क्या किया, इससे लड़ने के लिए अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत कर दिया, है ना, अस्पृश्यता का अंत कर दिया। और जैसे ही अस्पृश्यता का अंत हुआ तो क्या हुआ, ये एक मानवीय नैतिक दावा किसमें परिवर्तित हो गया, कानूनी दावे में, क्योंकि अनुच्छेद 17 मूल अधिकार का भाग है। इस प्रकार एनसीईआरटी का जो एक ये वाक्य है जिसको मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, देखिए एनसीईआरटी कितने आपको बता रही है कि ऐसे आपको समझना होता है ना। तो आइए उसका रुख फिर से करते हैं कि जब कभी भी आप बात करेंगे तो याद रखिएगा कि अधिकार सभी नागरिकों, समाज और सरकार से की गई कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग को संदर्भित करता है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे कारण है ना। इसे शेष समाज को एक वैध दावे के रूप में
पहचानना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए कि समाज भी इस बात को माने कि हाँ, ये अधिकार जरूरी हैं। पर याद रखिएगा, सारे के सारे दावे अधिकार नहीं होते हैं। केवल उन्हीं दावों को अधिकार माना जाता है जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और राज्य द्वारा जिन्हें लागू किया जाता है। अगर राज्य द्वारा इन्हें लागू ना किया जाए या समाज द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त ना हो तो ये केवल क्या होते हैं? खोखले दावे होते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? देखो ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दो प्रकार से समझते हैं। एक हो गया अधिकार की मांग वाला दावा, ठीक है, अधिकार की मांग वाला दावा, एक ये हो गया। और एक हो गया अधिकार के रूप में, अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त दावा, है ना, एक ये हो गया। ठीक है, दोनों बड़ा फर्क है। अगर हम इसमें देखें तो मांग है, मान लीजिए मैंने मांग किया कि गरिमा आधारित आचरण होना चाहिए, गरिमा आधारित आचरण होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको समाज द्वारा मान्यता नहीं मिली है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यह सिर्फ क्या बन जाएगा? मांग बन के रह जाएगा, चाहे यह मांग कितनी भी मजबूत और आवश्यक क्यों ना हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, उदाहरण के लिए, आप औपनिवेशिक समय में चलिए। औपनिवेशिक समय में यानी कि जब भारत गुलाम था, जब हम गुलाम थे, इस समय में क्या होता था? हमने मांग की, मांग किया तो हमने कहा कि देखो हमारे साथ अंग्रेजों के समतुल्य व्यवहार कीजिए, लेकिन न तो उसे पूरा समाज में मान्यता प्राप्त थी, ना कानून उसको माना गया, तो क्या उसकी इज्जत हुई? नहीं हुई। आज के समय पर अगर मान लीजिए अस्पृश्यता का अंत नहीं हुआ होता, है ना, अस्पृश्यता का मान लीजिए अंत नहीं होता, तो क्या कोई भी गरिमा के आधार पर लड़ पाता? नहीं लड़ पाता। जैसे ही आप इन अधिकारों की मांग को परिवर्तन में लाते हैं और इसे मान्यता प्राप्त दावा बना देते हैं, तो तुरंत क्या होता है? नंबर वन, इसे समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाती है ना, समाज ने क्या किया? इसको मान्यता प्रदान कर दिया। नंबर दो, राज्य ने इसे मान्यता प्रदान कर दिया। इसका मतलब कि अब राज्य क्या करेगा? इसको प्रवर्तन में लाएगा, लागू करेगा। और अगर उल्लंघन हो रहा है, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्षतिपूर्ति की जाएगी। जिसने उल्लंघन किया उसको दंड भी दिया जाएगा और जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ उसको कंपनसेशन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अधिकारों को समझना चाहते हैं तो बिना मान्यता के अधिकार क्या होते हैं? केवल खोखले दावे होते हैं। इस प्रकार एनसीईआरटी हमारे पास एक अच्छी समझ बना रही है। ठीक है, तो देखिए, याद रखिएगा, पुनः दोहरा देते हैं, जिसे आप अधिकार सोचते हैं, समझते हैं, और वास्तविकता में जो अधिकार होता है, दोनों में अंतर है। और केवल उन उचित दावों को स्वीकृति मिलती है जो समाज द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे हमें समझने का प्रयास करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपके अधिकारों को अंतिम जो उसका आवरण है वो केवल समाज में ही आ सकता है। क्यों? इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, समाज में भी या समाज भी बड़ी गलतियां करता है, ये बात सच है, समाज गलती करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं दहेज प्रथा, ये इसी समाज की देन है कि नहीं? मान लीजिए मैं कहूं कन्या की भ्रूण हत्या, ये इसी समाज की देन है, जाहिर सी बात है। मान लीजिए मैं कहूं बाल विवाह, इसी समाज की देन है। मान लीजिए मैं कहता हूं अस्पृश्यता, छुआछूत,
इसी समाज की देन है। मान लीजिए हम कह दें भेदभाव अलग अलग प्रकार का, इसी समाज की देन है। मान लीजिए हम कह देते हैं एक बहुत बड़ी समस्या देश में जिस पे यूपीएससी सवाल पूछता है, पितृसत्ता, इसी समाज की देन है। तो ऐसा नहीं है कि समाज गलतियां नहीं करता है, समाज भी गलतियां करता है, लेकिन समाज जो गलतियां करता है उसे बार बार चुनौतियों का सामना भी करना होता है। ठीक है, बार बार उसको चैलेंज किया जाता है, बार बार उसको चुनौती मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। लेकिन हमें समाज के इस सब के बावजूद हमें समाज के विवेक पर भरोसा होना चाहिए, समाज की क्षमता पर हमें भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए समाज जिसे स्वीकार करे उसे ही अधिकार मानना चाहिए। जद्दोजहद चलते रहती है, लड़ाई चलते रहती है। क्यों? अगर मान लीजिए आप समाज को पूरा हटा देंगे ना, जैसे आपने कहा कि नहीं समाज बहुत गलतियां करता है, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए आप ये मान लें, तो क्या होगा जानते हैं? अंतिम वाक्य, बहुत सारे ऐसे स्वार्थी दावे क्या बन जाएंगे? अधिकार बनने लग जाएंगे। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचेगा, उसके ऊपर कोई बड़ा सामाजिक दायरा नहीं होगा, हर कोई अपने अधिकार के हिसाब से सोचेगा। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, क्यों ये जरूरी है। आप सब लोगों ने, जाहिर सी बात है, आप में से कई सारे लोगों ने गाड़ियां तो चलाई होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि ये एक रोड है, और इसके बाद क्या है, यहां पे ये रोड आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। यहां से एक रोड ऐसे निकलता है, ये एक फ्लाईओवर है, ये मान लीजिए यहां से क्या हो गया, एक फ्लाईओवर है। ठीक है, ये एक फ्लाईओवर चल रहा है, ये रोड है और कोई लेन नहीं, और खूब सारी गाड़ियां जो हैं दौड़ रही हैं। ठीक है, खूब सारी गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, है ना। आप लोगों ने अक्सर इसका सामना किया होगा, खूब सारी गाड़ियां चल रही हैं। दिल्ली में तो खास तौर पे लोग, भारत में दिल्ली में ट्रैफिक तो नियम मानते ही नहीं, ये गाड़ियां चल रही। आपने देखा कि जिन्हें ऊपर जाना है ना, वो क्या करेंगे, यहां से गाड़ी लाके ऐसे घुमा के जाना चाहेंगे। ठीक है, कायदे से जिन्हें जाना था उन्हें पहले ही इस लेन में रहना चाहिए था, लेकिन वो यहां से गाड़ी घुमा घुमा के लाते, और ये सीधा रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? आपने अपने ऊपर से सामाजिक जो पूरा दबाव था उसको हटा दिया, सब अपने स्वार्थ को अधिकार मानने लगे। और जब सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं ना, देखिए जब आप स्वार्थ की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि स्वार्थ से आपका फायदा है। ठीक है, ये क्या लगता है आपको? फायदा लगता है। लेकिन जब सभी स्वार्थी हो जाएं, सब लोग स्वार्थ पे ही चले, तो ये होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जब सब स्वार्थ बन जाते हैं तो वो सामुदायिक मूर्खता की ओर ले जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रैफिक जाम में, ट्रैफिक जैम जो लगा है, इसमें क्या हो रहा है, ना तो कोई निकल पा रहा है, ना कोई आगे बढ़ पा रहा है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब कभी भी आप अधिकारों को समझते हैं, याद रखिएगा कि समाज के माध्यम से ही आपके अधिकार पूरे होते हैं, और स्वार्थी दावों को आप अधिकार न माने। ये बात हमें एनसीईआरटी समझाना चाह रही है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी भी अधिकारों की बात होगी तो अंत में जो उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य होना चाहिए समाज की भलाई। अगर अधिकार का समाज से सरोकार नहीं है, अगर आपके अधिकार का समाज से कोई सरोकार नहीं है, तो वो अधिकार आपका अच्छा नहीं है। बल्कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए समाज की भलाई होनी चाहिए। भले ही समाज गलतियां करें, 10 तरह की मिस्टेक्स हो, वो चलता है, लेकिन अधिकार और समाज एक साथ चलेंगे। जब कभी भी अधिकारों को लेकर चुनौती होगी तो समाज के सामने चुनौतियां आती हैं, और आपस में बातचीत करके अधिकारों की नई धाराओं को आगे बढ़ाया जाता है। ये एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, जो मेन बात जो आपको पकड़नी है कि वो कौन से 3 ऐसी शर्तें हैं, 3 आवश्यक चीजें जिनके बिना आपका कोई भी अधिकार बन ही नहीं सकता। कौन सी वो 3 चीजें हैं? तो हमें एनसीईआरटी इसका उत्तर देती है। नंबर 1, तर्कसंगतता और समानता। अधिकार उचित होने चाहिए,
अनुचित दावे अधिकार नहीं बनते हैं। ये पहली बात। मतलब क्या हुआ, एक दावे के रूप में दूसरों के लिए भी समान रूप से ये संभव होने चाहिए। जो कुछ भी मैं अपने ऊपर अधिकार की तरह मांग रहा हूं वो सब मुझे दूसरों को भी अधिकार की तरह देने हैं। समानता और तर्कसंगतता। अधिकार अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के साथ आते हैं। ठीक है, वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी उसे एनसीईआरटी हमारे लिए सारांशित मैंने कर दिया। एक तरफ अगर आप अधिकार धारक हैं तो उसी समय आप क्या बन जाएंगे, उसी समय आप बन जाएंगे अधिकार पर्यवेक्षक। ठीक है, यह भी आप तुरंत बन जाते हैं। दूसरा, अधिकारों को सामाजिक मिलनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार के लायक मानता है, हमारे भी वही अधिकार होते हैं। ठीक है, यानी हमारे अधिकारों का समाज में स्वीकार किया जाना आवश्यक है, वो समाज में ही अर्थ प्राप्त करते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हैं और अकेले रहते हुए आपको लगता है कि आप अधिकारों की बात करें, तो नहीं, अधिकारों के पूर्ण होने के लिए आपके साथ किसी और का भी रहना आवश्यक है। अकेले आप जंगल में किससे अधिकार मांगेंगे, किसके विरुद्ध अधिकार मांगेंगे? कौन अधिकार धारक होगा, कौन अधिकार पर्यवेक्षक होगा? दोनों तो आप ही हो गए ना, कि कौन आपके अधिकारों को देख रहा है, आप अपने अधिकारों को उपयोग कर रहे हैं, और कौन आपके अधिकारों को आपको उपयोग करने दे रहा है। दोनों प्रश्न तो सामाजिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए और इन्हें कानून की स्वीकृति मिलनी चाहिए। देखिए, समाज में मानव के रूप में कई सारे अधिकारों को मान्यता मिल सकती है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको जो उदाहरण दिया था छुआछूत का, अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ छुआछूत किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो गलत हो रहा है। पर जब तक अनुच्छेद 17 नहीं था, जब तक अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत की प्रथा का अंत वाला अनुच्छेद भारतीय संविधान के मूल अधिकार में नहीं था, तब तक क्या वह व्यक्ति कुछ कह सकता था? जब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि जीवन जीने के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार आता है, कि आपके अपमान न किया जाए, आपको हीन भावना से न देखा जाए, आपके साथ तुच्छ व्यवहार न किया जाए, आपके साथ गलत व्यवहार न किया जाए, बदतमीजी ना हो, आपकी गरिमा का मान रखा जाए, जब तक ये नहीं होता तो तब तक आप प्राण के अधिकार का सही मायनों में उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो पाया? क्योंकि इसे कानूनी मान्यता मिली। जब समाज में स्वीकृत नियमों को लिखित रूप दे दिया जाता है, मतलब वो कानून बन जाते हैं, उन्हें वास्तविक शक्ति तब प्राप्त होती है क्योंकि कानून कुछ दावों को मान्यता देता है और उन्हें लागू करने के लिए उल्लंघन के मामले में व्यक्ति कहां जा सकता है? तो व्यक्ति सीधे तौर पर न्यायपालिका जा सकता है। यानी तीन बड़ी बातें हैं। नंबर 1, तर्क संगतता और समानता, इसके आधार पर अधिकार होने चाहिए। नंबर 2, सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलनी चाहिए। और नंबर 3, कानून द्वारा मान्यता या कानून द्वारा स्वीकृति, है ना। इस प्रकार से हमें दिखता है। ठीक है, तो देखिए क्या हमें दिख रहा है, अपना दावा नहीं कर सकते थे, सो हम जो अधिकार दावे करते हैं, एनसीईआरटी कैसे इसको लिख रही है, देखिए इसको, हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए, देखिए इतने अच्छे से बताया है, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। समान मात्रा में यानी एक तरफ तर्क संगतता यानी कि तार्किक होना, वहीं दूसरी तरफ सभी को समान रूप से वो मिल सकें, समान रूप में प्राप्त। ये पहली कसौटी है। दूसरा क्या है? समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। यानी समाज मानता है, समाज हमें अधिकार देता है। ठीक है, तो सामाजिक स्वीकृति, है ना, या यूं समझ लीजिए सामाजिक वैधता, ये इसमें लिखा हुआ है। तीसरा क्या है? जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है, इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे में जो हो रहा था वो गलत है। जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान यहूदियों के साथ जो हुआ वो गलत है। जब कभी युद्ध होता है और किसी दूसरे देश के सैनिक पर अत्याचार होता है, अगर वो मान लीजिए वहां पकड़ा जाए, तो जो अत्याचार होता है वो गलत है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना गलत है। लेकिन इन गलत चीजों को रोकने के लिए केवल नैतिक मंशा का होना काफी नहीं है।
यहां पे क्या चाहिए कि मांग की जा सके, और मांग कब प्रवर्तनीय होगी, कब लागू हो पाएगी, जब वो कानून की शक्ल में विकसित हो जाती है। इस प्रकार से हमें दिखता है। तो देखिए एनसीईआरटी कैसे बता रही है, हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से हमारे अधिकार नहीं हो जाता, उन्हें स्वीकृति मिलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ठीक है, यानी अंत में अधिकार क्या है, अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। कुछ इस रूप में हमें बताया जा रहा है कि अधिकार किस प्रकार से काम करते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है वो है अधिकार क्या राज्य से कैसा संबंध रखते हैं। क्या राज्य अधिकार हमें देता है, या अधिकार किस प्रकार से मिल रहे हैं ये राज्य की वैधता का डिसीजन लेते हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या अधिकार केवल अभी आए हैं या इनका कोई इतिहास रहा है। तीसरा प्रश्न बनता है कि ये मानवाधिकार क्या होते हैं, है ना, एक ये प्रश्न बनता है। चौथा प्रश्न बनता है कि क्या अधिकारों के प्रकार हैं, है ना, जैसे अब हमारे सामने हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया अधिकार का अर्थ, ये पहली चीज आज हमने कर ली, अधिकार का अर्थ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब कुछ प्रश्न हमारे और हैं अर्थ से ही, जैसे कि राज्य और अधिकार, इनके बीच क्या संबंध है ना, इनके बीच का संबंध हमें जानना है। जैसे कि अधिकारों का इतिहास क्या है, इनका विकास कैसे हुआ है, क्या इस विकास में अधिकारों से संबंधित जो सोच थी या विचार था, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, एक ये प्रश्न बनेगा। ये है, इसी परिवर्तन से कहानी निकल के आएगी कि आखिर ये मानवाधिकार होते क्या हैं, एक ये प्रश्न बनेगा। यहीं से एक और प्रश्न निकल के आएगा कि आखिर मानवाधिकार में गरिमा की क्या भूमिका है, एक ये प्रश्न बनेगा। इसके बाद हमें जानना होगा कि आखिर अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कितने प्रकार हैं। ठीक है, उसका एक प्रकार तो ये रहा, अन्य प्रकार कौन से हैं, या आज के समय में कौन से अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक ये प्रश्न बनेगा। और इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं कि फिर भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन से मूल कर्तव्य हैं, और राज्य की नीति निदेशक तत्व कौन से हैं। तो कल की कक्षा में हम यहां से शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग मानवाधिकार तक पूरी समझदारी को विकसित कर ले। आज की कक्षा यहीं तक। आप सब लोगों को अब अधिकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम कल की कक्षा में इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपके मन में जो कोई भी डाउट्स हैं आप हमें लिख के भेज दीजिएगा। आपके पास प्रोस्पेक्ट आईएएस का नंबर भी है, वहां भी भेज सकते हैं। और फिर कल की कक्षा यहां से शुरू होगी, जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित और बातें हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे यूपीएससी ने इस यहां से इतने जटिल सैद्धांतिक संदर्भ से प्रश्न पूछा था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।